क्यों बच्चों, दिख रहा है सभी को? देखिए कि ये टर्म वन का डिलीटेड पोर्शन मैंने लिखा हुआ है मैथ्स का क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जानबूझ के मैंने नहीं पढ़ाया था। आपको मैंने पहले ही बोला था, लास्ट ईयर भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो वेट कर रहे थे कि शायद अगर सिलेबस रिड्यूस हो जाए तो वो चीजें हमको नहीं पढ़नी पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको बच्चों इसमें केवल दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2। और है क्या, एक है इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा है 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग। बस केवल ये दो चीजें पढ़नी है। 1.3 एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा। लोग बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों को भी मैंने देखा ऐसे सीधा सीधा लिख देते हैं कि 1.3 1.4 नहीं आएगा। लेकिन बच्चों एक्सरसाइज 1.3 एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इनवर्स निकालने के लिए, फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए। तो जब भी कभी इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाता है तो वहां पे पहले ये बोला जाता है फंक्शन को 1-1 और ऑन टू प्रूव करो। जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा उनको पता होगा। क्यों शिवम, आई थिंक पढ़ चुके हो तुम। तो 1-1 ऑन टू प्रूफ करने को पहले कहा जाता है, क्योंकि आप इनवर्स तभी निकाल पाते हो कंपोजिशन से जब आप उसको 1-1 ऑन टू प्रूफ कर पाओगे। और 1-1 ऑन टू आपके सिलेबस में है, तो एक्सरसाइज 1.3 आपको नेग्लेक्ट नहीं करनी है। एक्सरसाइज 1.3 में आपको उतना पार्ट करना है या वो क्वेश्चंस को टच करना है जिसमें केवल आपको 1-1 ऑन टू प्रूफ करना पड़े। यानी अगर आपको इनवर्स निकालना है तो उसके लिए 1-1 ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए आपको 1-1 ऑन टू प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.3, 1.4 और मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 और 14 ये आपको नहीं पढ़ने हैं। मैं केवल टर्म वन का बता रहा हूं, टर्म टू जब आगे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट टर्म में क्या आपको नहीं पढ़ना है वो क्लियर होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टर्म का दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में बहुत ही आसान है। पिछले साल तो मैंने 15 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर दिया था, क्योंकि इसमें बेटा कुछ है ही नहीं। केवल एक्सरसाइज 2.1 आपको पढ़ना है, जो मेन था प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फार्मूलेस थे। एक्सरसाइज 2.2 हटा दिया है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 17 हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज 2.1 में केवल है क्या बच्चों, भाई प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू जो कि एकदम आसान है। इसमें डोमेन रेंज आपको पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज पढ़ना है, बेसिक डेफिनेशन देखनी है, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। 15 मिनट का ये चैप्टर है। तो रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं दोनों को मिला दूं बच्चों, तो ओवरऑल 3 लेक्चर से ज्यादा का है नहीं दोनों चैप्टर मिलाकर। मैट्रिक्स आप लोग पूरा पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है। वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो कि एक्सरसाइज 3.4 में आप करते थे, याद करो। टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन कर किए थे ना, जिसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता था, टाइम टेकिंग भी था। और मैंने कहा था ज्यादातर बच्चे इसको प्रिफर नहीं करते हैं, तो आपको उससे छुटकारा मिल गया। एक्सरसाइज 3.4 आपको नहीं करना है मैट्रिक्स में, बाकी सब आपको करना है। इसमें इन्वर्टिबल टॉपिक आपको बच्चों पढ़ना है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है वो पता होना चाहिए। केवल और केवल जो रिड्यूस हुआ है, जो आपको नहीं पढ़ना है, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। नेक्स्ट चैप्टर आपका है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में बच्चों एक्सरसाइज 4.2, जो कि उसी से पहले आपने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, पढ़ाया था कि नहीं? 6 प्रॉपर्टी है ना। तो और वो ये बेटा हम तो ये कहेंगे, देखो हम लोगों ने तो पढ़ लिया है, लेकिन ये सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पढ़ लिए हो और पढ़े रहोगे तो आपको बेनिफिट देगा आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऐसा है बच्चों जो कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल होगा आपके इन फ्यूचर। और जो लोग जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक है, रिड्यूस उसमें से नहीं है ये। तो इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो सीबीएसई के लिए नहीं है। सीबीएसई ने हटाया हुआ, पिछले साल भी हटाया था, इस साल भी हटा दिया है। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 और 11 to 15 ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ओके। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी जो कि चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। 5.8 5.8 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, जो कि किस पर बेस्ड है? रोलेस थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये पिछले साल भी बच्चों हटा हुआ था, इस साल भी इसको हटा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो टॉपिक अभी डिफरेंशियलिटी पढ़ रहे थे ये एकदम लास्ट स्टेज पे ही थे। इसके बाद हम लोग को यही पढ़ना था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं
अभी डिस्कस कर लेते हैं अभी 5 मिनट के बाद आप प्रॉब्लम पे, नहीं तो आपकी एक्सरसाइजेस तो पूरी खत्म हो गई डेरिवेटिव की, राइट। उसके बाद बच्चों जो अगला चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, 6.1 एक्सरसाइज 6.1 में रेट ऑफ चेंज ऑफ से रिलेटेड, रेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते थे, वो हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 6.1 नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज 6.4 भी नहीं पढ़ना है, जिसमें पढ़ाया जाता था मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन भी आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट ईयर भी सेम चीज नहीं पढ़नी थी, यही दोनों एक्सरसाइजेस। और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 और 19 भी आपको बच्चों नहीं पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है जो आपका फर्स्ट टर्म का, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें बाउंडेड रीजन का सोल्यूशन पढ़ना है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, अनबाउंडेड वाली चीजें नहीं पढ़नी है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बेसिकली आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जहाँ पे लंबा चौड़ा वर्ड प्रॉब्लम रहता है, फिर उसको हमको मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तब जाके उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वो वाली चीजें हटा दी गई हैं 12.2 एक्सरसाइज में। तो ये है बच्चों आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑथराइज्ड आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली यही चीजें आपको नहीं पढ़नी है फर्स्ट टर्म से। इसके अलावा चैप्टर आपके सामने है, इन चैप्टर को आपको पढ़ना है, और ये टॉपिक जिसमें से नहीं पढ़ना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो 1 2 3 3 6 7 आपके पास 13 चैप्टर हैं टोटल, दोनों बुक मिलाकर, जिसमें से 7 चैप्टर टर्म 1 में और 6 चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। टर्म 2 के बारे में अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, केवल टर्म 1 का आपको बताया हूं मैं कि ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जिसमें से मैं मान के चल रहा हूँ 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा जो हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम खत्म करेंगे। देन उसके बाद तुरंत आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ये दोनों ही जो टॉपिक जब खत्म कर देंगे तो हमारे पास एक लास्ट चैप्टर बच जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। और सिलेबस मान के चलो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। एग्जाम का जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रखा है उन्होंने, नवंबर दिसंबर का महीना बता रखा है। एग्जैक्टली कौन सी डेट पर एग्जाम होगा ये उन्होंने नहीं बताया हुआ। ठीक है, हाँ, क्या क्या कब होगा? हाँ 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 हाँ। सेकेंड टर्म आपका मार्च अप्रैल में टाइमिंग दिया गया है, फर्स्ट टर्म इसीलिए कोशिश यही किया गया है कि ज्यादा पोर्शन आप, अरे भैया हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमने हमारे जैसे हम अपने आप को ले लें, हम कह रहे हैं कि हम 1 से 1.5 महीने में आपका इतना जो बचा हुआ टॉपिक है टर्म 1 का खत्म करा देंगे। अभी आपका लास्ट जुलाई चल रहा है, अगस्त लास्ट या सितंबर के पहले महीने पहले हफ्ते तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर बचा रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ही आपको मिनिमम दो चैप्टर आपको थर्ड टर्म सेकेंड टर्म के बच्चों आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए। अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म में, तो आपको सेकंड टर्म में बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि आपको इस टर्म में 9 चैप्टर पढ़ 7 चैप्टर ये हो गए और 2 चैप्टर वहां के। वैसे मैं तो यही कहूंगा कोशिश यही करेंगे 3 चैप्टर, क्योंकि वहां के जो अगले कैलकुलस का पोर्शन जो है उसमें अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 के तीनों चैप्टर अगले टर्म में डाल दिए गए हैं। अगर ये यहाँ पे आप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, मतलब कैलकुलस का पोर्शन आप पूरा खत्म करो, ये मैं कह रहा हूँ। अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो आप लोग तो कोशिश यही करो सेकेंड टर्म का 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आपको यहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, आप उस 2 महीने के भरोसे नहीं रह सकते कि नहीं 2 महीने में हम 6 चैप्टर पढ़ लेंगे, वो फिर आपके लिए दिक्कत करेगा, वहां पर टाइम नहीं मिलेगा, ये श्योर, ये तो श्योर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ओके, अब थोड़ा सा 5 मिनट और इंटरनल असेसमेंट बता देते हैं, फिर आते हैं आपके डाउट्स पे। इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का है, कोई बताएगा?
20 नंबर का है। और पहले टर्म में 10 नंबर का है। वो त, वो और वो 10 नंबर क्या है? क्यों? अच्छा, खैर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ? मैथमेटिक्स को सीबीएसई जानते हो, बहुत बढ़िया तवज्जो देता है। कहीं पे भी सर्कुलर पे, कहीं पे भी अगर कोई नियम कानून बांधेगा ना, जैसे अभी 12th का रिजल्ट बनाने के लिए भी नियम कानून उन्होंने बनाया था, तो वो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल भी देता है तो मैथ को लेके ही देता है। मतलब कि रिजल्ट कैसे बनाना है, सब्जेक्ट का रिजल्ट कैसे बनाना है, तो उसमें मैथ का एग्जाम्पल लेकर सभी को समझाता है कि मैथ में मान लीजिए ऐसा है। तो ये है आपका इंटरनल असेसमेंट टर्म 1, टर्म 2 का जो इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर है। सब्जेक्ट विथ इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल ऑफ 20 मार्क्स मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स से फिलहाल आपको मतलब नहीं, वो तो नीचे दिया हुआ है। ऊपर जो देख रहे हो कि आप 041 आपके सब्जेक्ट का कोड है। टर्म 1 में 5 नंबर बोला जा रहा है पीरियोडिक टेस्ट का। और बाकी का 5 नंबर लिखा हुआ मैथ एक्टिविटी। उसमें क्या है? एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड प्लस टर्म एंड असेसमेंट ऑफ वन एक्टिविटी एंड वाइवा। तो केवल वाइवा का 5 नंबर नहीं, 3 चीजें हैं इसमें। क्या क्या है? एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड, टर्म एंड असेसमेंट ऑफ वन एक्टिविटी एंड वाइवा। ये है 5 नंबर। अब देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा। जो एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड है, हम आपको कुछ एक्टिविटी देंगे, मान के चलो 4 या 5। जैसे लास्ट ईयर एक सेशन का था तो हमने 8 एक्टिविटी करवाई थी। तो हम आपको एक्टिविटी देंगे, आपको प्रोसीजर समझा देंगे क्या करना है। आपको कम से कम 4 या 5 एक्टिविटी को आपको फाइल में जस्ट लाइक कर लेना है। जहाँ पे डाउट होगा हम क्लियर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड। उन 4 या 5 एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी को आपको दूसरी फाइल में करना पड़ेगा, किसी भी एक एक्टिविटी को, जो कहलाएगा आपका टर्म एंड असेसमेंट ऑफ वन एक्टिविटी। और उसी एक्टिविटी में से होगा आपका वाइवा। जो आपने लास्ट में एक एक्टिविटी की होगी दूसरे फाइल में, उसी एक्टिविटी में से आपका होगा वाइवा। तो ये तीनों मिला के आपका 5 नंबर का होगा। और सेम यही प्रोसीजर आपको टर्म 2 में करना पड़ेगा। आया समझ में? क्यों? हाँ, तो जो लास्ट के 5 यानी 5 नंबर फर्स्ट टर्म में, 5 नंबर सेकेंड टर्म में, ये दोनों जो 10 नंबर है, 5 नंबर फर्स्ट टर्म में, 5 नंबर सेकेंड टर्म में, एक्टिविटी से रिलेटेड, उसमें आपको फाइल बनानी पड़ेगी। मान के चलो ओवरऑल दोनों मिलाकर 8 एक्टिविटी आपको लिखनी पड़ेगी। और फर्स्ट टर्म के एंड में और सेकेंड टर्म के एंड में, एग्जाम शुरू होने से पहले आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी, आपको उसको अलग फाइल में बनाकर और उसी का वाइवा देना पड़ेगा। और ये फाइल जमा भी होगी। ये आपका काम रहेगा इंटरनल असेसमेंट के लिए। बाकी का बचा जो 5-5 नंबर, वो है पीरियोडिक टेस्ट का। सीबीएसई के अकॉर्डिंग एक साल में स्कूल को कम से कम 3 यूनिट टेस्ट कराने हैं। कितने टेस्ट कराने हैं? 3 टेस्ट कराने हैं। उन तीनों टेस्ट के हिसाब से वो 5-5 नंबर स्कूल को डिसाइड करना है। वो चाहे बेस्ट ले सकता है, और वैसे तो दिया जाता है कि आप एवरेज लीजिए। यूनिट टेस्ट में जो भी बच्चों का परफॉर्मेंस है उसका एवरेज। इसमें घाटा बच्चों उन बच्चों का है जो एग्जाम नहीं दिए हुए हैं, या जो एग्जाम नहीं देते उनका घाटा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सरप्राइज टाइप में क्लास टेस्ट लिया था, आपको याद है? तो उसमें से भी ये जो पीरियोडिक टेस्ट है या जो मार्क्स है, ये उसमें से भी बिल्कुल काउंट होंगे। जिन बच्चों का उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनके मार्क्स हम यहाँ पे सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं और हम सीबीएसई को दिखा सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट अब फिलहाल? क्लियर है ना सभी को? तो कुछ पूछना है किसी को?
वहाँ क्वेश्चन पे अगर सब समझ रहे होगे तो डेरिवेटिव चैप्टर से किसी को पूछना है? क्यों बच्चों? एक second। तो सर्कुलर सभी के पास मेरे ख्याल से होगा ना, मैंने ग्रुप में भेजा भी हुआ है, आप लोग सर्कुलर देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट 17 मिनट अभी बाकी है, तो क्वेश्चंस पे भी कुछ कर लेते हैं। और कोई डाउट होगा बेटा देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप पहले मेरे से कंफर्म करोगे। कोई भी ऑथेंटिक जानकारी आप ना तो यूट्यूब वगैरह के पीछे भागिएगा, फलाना यूट्यूब ने ये कह दिया तो यही सही है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बहुत ही र्यूमर हो जाता है। एग्जैक्ट जानकारी आप मेरे से लीजिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारी चीजें ऑथेंटिक रहती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा उसमें घूमिएगा नहीं यूट्यूब यूट्यूब पे। पढ़ाई कम हो जाती है, यूट्यूब ज्यादा हो जाता है। तो हाँ, अब आइए डाउट्स पे आते हैं। एक सेकेंड। हाँ बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? ओके, 5 7 क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो पहले 12 वाला देखिए, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ओके, क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स वगैरह आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और कोशिश ये करिए कि एमसीक्यू पर ज्यादा प्रैक्टिस करिए। हम कराएंगे भी एमसीक्यूज, ऐसा नहीं है, पहले तो सिलेबस खत्म हो। क्या है? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और लिखा हुआ है इसको इन टर्म्स ऑफ y लोन, केवल y के टर्म्स में हमें लाना है, x नहीं होना चाहिए। चलिए पहले डिफरेंशिएट करिए, dy निकालोगे यहाँ से तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है क्या? अब हम इसका फिर से डेरिवेटिव करना चाहते हैं, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका करना चाहते हैं। तो होता क्या है, अपॉन में तो इसका होल स्क्वायर हो जाता है, तो रूट हट जाएगा। क्लियर है ये सब? देखो फिर क्या होता है, माइनस साइन आप चाहे तो बाहर ही लगा दीजिए, माइनस लगा हुआ है, अंदर हम डेरिवेट करते हैं। और सॉरी, ऊपर आएंगे तो पहले क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, तो पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0 माइनस। फिर क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर जो कि 1 है इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसका रूट डेरिवेटिव आप करोगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा -2x। क्या आएगा? -2x। ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखिए बचा क्या, ये माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन बाहर लगा हुआ है माइनस, तो ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं ऐसा? बोलिए। ओके, अब करिए क्या, देखिए आप ये तो एक, अब वैसे अगर आंसर पूछा जाता तो हो सकता है आप यहीं पर छोड़ देते, या बहुत करते तो इसको लिख देते 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये पावर है 1, और रूट के पावर मतलब होता है 1/2, तो टोटल 3/2। यही आएगा कि नहीं? ऐसे अगर
हो जाए। आप देखो कौन सा, अच्छा हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये ऊपर वाला एक्स रहेगा, ऊपर एक्स बचा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, इसको हमें y के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में? y के फॉर्म में। तो आंसर वैसे होता तो हम यहीं पे छोड़ देते, बट यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, देखिए लिखा हुआ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, दिस विल इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कॉस y, लिख सकते हैं क्या? यानी जहां जहां पर आपके सोल्यूशन में x आया है, जहां जहां आपके सोल्यूशन में x आया है, वहां वहां पे आप क्या रखिए, cos y। ये हो जाएगा माइनस, न्यूमरेटर में हो जाएगा cos y अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos स्क्वायर y टू दी होल पावर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और जब साइन स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यूब y, यही बचेगा क्या? अब बस, अब देखिए आंसर तो y के फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा और अरेंज करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लो, माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई और इनटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई डी टू वाई बाई डी एच स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? है ना, वाई के फॉर्म में आ गया है, यही हमें करना था। और अब इनका कौन सा क्वेश्चन है रिंकी, तुमने कौन सा पूछा है? 13। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। y इक्वल्स टू 3 cos log x, y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x प्लस 4 sin log x। तो हमें शो करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, y2 और y1 का मतलब मैंने पहले बताया हुआ है, पता है सभी को? y2 का मतलब होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए पहले क्या करते हैं, इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल्स टू cos log x, तो ये हो जाएगा चेन रूल से माइनस 3 साइन log x, फिर log x का फिर से करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन x प्लस ये हो जाएगा 4 साइन थीटा का cos थीटा यानी cos log x, और log x को फिर से करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन x। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्या, y1 हो गया। हमें y2 भी चाहिए, y2 के लिए हमें इसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। y2 जब निकालेंगे हो जाएगा -3 बाहर रहेगा, इसमें लगेगा क्या, आप चाहे तो प्रोडक्ट रूल लगाओ चाहे तो डिवाइड रूल लगाओ, कौन सा लगाएं? साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स है, क्या है ये? साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। इसको अगर देखो, इस 1/x को अगर हम चाहें तो x टू द पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमारे लिए हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन लॉग एक्स और x टू द पावर -1 हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन लॉग एक्स इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव, तो x की पावर -1 का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, यानी माइनस एक्स टू द पावर -2, यही आएगा कि नहीं बच्चों?
है ना भाई। एक्स की पावर -1 का जब आप डी बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, -1 एक्स की पावर -2। तो वही हमने लिखा माइनस एक्स की पावर -2। ओके, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स की पावर -1 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x। तो जब अपॉन में एक्स आएगा तो इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं बताइए भाई। लॉग एक्स का फिर से करेंगे तो 1/, आएगा और 1/x को हम एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं और ऊपर एक पावर -1 ऑलरेडी था। प्लस इसी तरह से इसको भी तोड़िए, 4 ये 1/x को आप x की पावर -1 लिख दीजिए और इसको मान लीजिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। तो कॉस ऑफ लॉग x और x की पावर -1 का डेरिवेटिव -x की पावर -2 प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि x की पावर -1 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो जो कॉस का डेरिवेटिव आप करोगे तो ये आएगा इसमें साइन में आएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर से करेंगे तो 1/x और 1/x को हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, माइनस पावर में 2 कर दे रहे हैं। ये हमारा y2 आ गया। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए y आपके सामने है, y1 आपके सामने है और y2 आपके सामने है। अब जो प्रूफ करना है बच्चों उसका हम क्या ले रहे हैं, LHS। LHS हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y। अब इन तीनों की y, y1, y2 तीनों वैल्यू हमारे पास है, इसको रखने पर क्या आना चाहिए, 0। तो चलिए जरा देखिए एक्स स्क्वायर y2। आप ध्यान से देखिए इस y2 में अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म है सब हट जाएंगे कि नहीं, खत्म हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि सभी टर्म में एक्स की पावर -2 है और एक्स की पावर +2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सब एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म हट जाएंगे। जो बचेगा हम वो लिख रहे हैं, अंदर भेज दीजिए। -3 इसमें इंटू होगा तो हो जाएगा प्लस में 3 साइन लॉग एक्स। ओके, -3 जब यहां आएगा तो हो जाएगा -3 कॉस लॉग एक्स। 4 को अंदर भेजिए तो ये हो जाएगा -4 कॉस लॉग एक्स, और ये भी 4 अंदर भेजिए हो जाएगा -4 साइन लॉग एक्स। ये हमने बच्चों क्या कौन सा टर्म अभी लिखा, एक्स स्क्वायर y2। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ओके, फिर क्या है प्लस एक्स y1। अब हमें y1 में किससे मल्टीप्लाई करना है, x में, x से। जरा ध्यान से देखिए y1 हमारा ये वाला है, ये इक्वेशन हमारा y1 है। इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये x इनवर्स वाला टर्म और ये x इनवर्स वाला टर्म नहीं बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, -3 साइन लॉग एक्स। क्या बचेगा, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ये हमारा बच्चों हो गया क्या, x y1। और लास्ट में क्या है, प्लस y का मतलब ये y आपके सामने दिख रहा है 3 कॉस लॉग, वही क्वेश्चन वाला y क्या है, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 और y तीनों वैल्यू बच्चों पुट कर दी। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 साइन लॉग एक्स से ये 3 साइन लॉग एक्स कट जाएगा, 4 कॉस लॉग एक्स से ये 4 कॉस लॉग एक्स कट जाएगा, 3 कॉस लॉग एक्स से ये 3 कॉस लॉग एक्स कट जाएगा, 4 साइन एक्स साइन लॉग एक्स से ये 4 साइन लॉग एक्स कट गया। सब कट गया कि नहीं? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। और यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में रिंकी? ठीक है, तो उसमें बस यही करना था, y1 y2 की वैल्यू निकालिए और y आपको क्वेश्चन में दिया है, y y1 y2 तीनों की वैल्यू उठाकर एक साइड LHS में रख दीजिए, अपने आप RHS आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13।
तो आपका और कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज से 5.7 से, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है। अगले टर्न से यानी कल से हम लोग को बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करना, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह हमको पढ़ना नहीं है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यहीं से खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ बिल्कुल, मिसलेनियस लगाने हैं, या तो फिर आप मिसलेनियस लगा के रखना, जो डाउट होंगे वो क्लियर कर लेना। है मिसलेनियस में अच्छे क्वेश्चन हैं। कल आप क्या करना, आप मिसलेनियस लगा के रखना, अगर डाउट होंगे तो पहले मेरे से एक्सरसाइज शुरू, नया चैप्टर शुरू करने से पहले आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मिसलेनियस में 23 क्वेश्चन मिसलेनियस ही करना है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मिसलेनियस में फिलहाल तो मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, आपको मिसलेनियस करना है। करिएगा, डाउट होगा तो कल पहले पूछ लीजिएगा, तब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जाएंगे। ठीक है।